जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। अभी हाल ही में विंग कमांडर अभिनंदन हमारे देश वापस लौट आए हैं, तो बहुत खुशी की बात है। अब पाकिस्तान ने उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर ये घोषित किया था और ये कहा था कि वो प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं थे, मगर अगर उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर हम घोषित नहीं करते तो हम उन्हें नहीं छोड़ सकते थे, ताकि उन्हें अपने मुल्क में भेजा जा सके, मतलब भारत में भेजा जा सके। इसीलिए उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर ये घोषित किया गया है। तो क्या होता है प्रिजनर ऑफ वॉर, किस तरीके से घोषित किया जाता है, और जब उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर ये घोषित किया गया है तो क्या हम पाकिस्तान के साथ वॉर पर है, क्या भारत पाकिस्तान युद्ध पर है, तो ये भी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ जिनेवा कन्वेंशन जो इस सब का जो बेसिक है वो भी इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली मैंने ट्विटर अकाउंट ओपन किया है, तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, प्रिजनर ऑफ वॉर ये समझने से पहले हमें जेनेवा कन्वेंशन ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जेनेवा कन्वेंशन को हम एक स्टोरी के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे बड़े जो हीरो है वो है हेनरी डुनांट। अब बिजनेस के सिलसिले में ये इटली के सोल्फेरिनो यहाँ पर गए थे, लेकिन वो जब इटली में थे तो उस वक्त एक वॉर छिड़ता है। और वॉर किसके बीच में होता है? तो वॉर होता है इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में। अब यहाँ पर इन तीनों कंट्रीज में से ये जो दो कंट्रीज है ये साथ में मिलते हैं और ये दो कंट्रीज ऑस्ट्रिया के साथ लड़ते हैं। अब ऑब्वियस है कि ये दो बड़ी कंट्रीज जब ऑस्ट्रिया के साथ लड़ेगी तो यहाँ पर हार किसकी होने वाली है? तो ऑस्ट्रिया की हार होने वाली है। तो ऑस्ट्रिया की यहाँ पर हार होती है और इस वॉर को बैटल ऑफ सोल्फेरिनो भी कहा जाता है। मगर इस वॉर में एक दुखद घटना होती है, वो ये है कि 40,000 से ज़्यादा सोल्जर्स जख्मी हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो हेनरी है उन्हें काफ़ी बुरा लगता है और वो किस देश का सैनिक है नहीं है ये सब भेदभाव छोड़कर वो उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, वो उनका विश्लेषण करने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि ये जो सोल्जर्स हैं उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है वॉर के समय पर। मतलब वॉर किसी भी देश के बीच में हो, भले ही वो ऑस्ट्रेलिया हार गया हो, मगर फिर भी इटली और फ्रांस के जो सोल्जर्स हैं उनकी भी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। जैसे मैंने आपको पिछला वीडियो जो मेरा था जहाँ पर मैंने आपको इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो टेंशन है उसके बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जंग किसी भी देश के बीच में होती है तो उनके सोल्जर्स, दोनों देशों के सोल्जर्स को काफ़ी तकलीफ और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हेनरी को भी नज़र आया कि यहाँ पर जो सोल्जर्स है वो किसी भी कंट्री के हो, जीतने वाली साइड हो, हारने वाली साइड हो, मगर जो सोल्जर्स है उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद अपने वो देश जाते हैं, मतलब स्विट्ज़रलैंड जाते हैं और वहाँ पर वो एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है अ मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो। उसमें वो हर एक चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस बताते हैं कि किस तरीके से जो सोल्जर्स हैं उनकी हालत होती है, हारने वाला देश हो, जीतने वाला देश हो, वहाँ के जो सोल्जर्स हैं उनकी किस तरीके से तकलीफ, पीड़ा जो है वो बताते हैं। लेकिन सिर्फ पीड़ा ही नहीं बताते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर कुछ नेता है सिर्फ बोलते ही जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, वो गलत हुआ, इस तरीके से सिर्फ वो बोल बच्चन नहीं करते हैं, वो यहाँ पर सोल्यूशन भी बताते हैं। सोल्यूशन क्या बताते हैं? दो चीज़ें यहाँ पर वो बताते हैं। वो कौन सी है? तो वॉलंटरी रिलीफ सोसाइटी, मतलब वो कहते हैं कि वॉलंटरी रिलीफ सोसाइटी होनी चाहिए जो कि ये जो सोल्जर्स होते हैं जो यहाँ पर पीड़ित होते हैं उनकी हेल्प कर सके। दूसरा है इंटरनेशनल अग्रीमेंट, मतलब सारे जो देश है वो एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट पर पहुंचना चाहिए कि यहाँ पर जो सोल्जर्स की कंडीशन हो रही है उन्हें किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सके। क्योंकि जो भी देश दूसरी जो एनिमी कंट्री उनके सोल्जर्स को पकड़ती है तो उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ करता था। और ये जो किताब है ये अलग अलग देशों को भेजते हैं। फिर जो अलग अलग देश है वो इसका काफ़ी अप्रिसिएशन करते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है कि यहाँ पर जो सोल्यूशंस बताए गए हैं उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमारे सोल्जर्स के साथ अगर ऐसा हो तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए वो सोचते हैं कि यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद 1863 आता है। 1863 में उस टाइम के जो भी बड़े बड़े लीडर्स थे वो एक साथ मिलते हैं और वो दो नतीजों पर पहुंचते हैं। पहला है ह्यूमैनिटेरियन एड परमानेंट रिलीफ एजेंसी, मतलब यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन जो होते हैं उन्हें एड देने के लिए एक परमानेंट रिलीफ एजेंसी बनाई जाती है जो कि इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस इसके अंडर में चलती है। और दूसरा यहाँ पर आता है गवर्नमेंट ट्रीटी, एक गवर्नमेंट ट्रीटी यहाँ पर बनाई जाती है, इंटरनेशनल ट्रीटी यहाँ पर बनाई जाती है और उसे ही नाम दिया जाता है जेनेवा कन्वेंशन।
अब ये जेनेवा कन्वेंशन जो है ये 1864 में लागू किया गया था सबसे पहले। अब इन्हीं दो चीज़ों के वजह से जो हेनरी है, जिनके वजह से यहाँ पर पूरी दुनिया ये जो चीज़ें हैं ये अपनाने के लिए तैयार हो गई है, तो उन्हें फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। अब ये फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज कौन से साल में दिया जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ है जेनेवा कन्वेंशन का 1864 से लेकर तो 1949 तक, वो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो 1864 में सबसे पहले जेनेवा कन्वेंशन आया था, ये फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन था। यहाँ पर बात की गई थी जो भी कंडीशंस होती है, जो वाउंडेड आर्म फोर्स होते हैं उनकी जो भी कंडीशंस है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। फिर उसके बाद 1906 में दूसरा जेनेवा कन्वेंशन होता है, उसमें क्या कहा जाता है, जो वाउंडेड और सिक है एट सी ड्यूरिंग दी वॉर, तो इनके बारे में बात की जाती है, उन्हें प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। तो ये हो गए फर्स्ट और सेकेंड जेनेवा कन्वेंशन। अब देखिए यहाँ पर हम वर्ल्ड वॉर तक पहुंचे नहीं है, एक भी वर्ल्ड वॉर यहाँ पर हुआ नहीं है। फिर उसके बाद 1929 आता है, उसमें तीसरा जेनेवा कन्वेंशन आता है और इस टाइम तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ये हो चुका होता है। तो यहाँ पर ड्रास्टिक चेंजेस आना ये लाजमी है और यहीं पर वर्ड कॉइन किया जाता है प्रिजनर्स ऑफ वॉर। अब प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो है उनकी ह्यूमन कंडीशन के बारे में बात किया जाता है, मतलब उन्हें अच्छी तरीके से रखा जाए, उन्हें ह्यूमन कंडीशन में रखा जाए। और इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी जो हमने देखी थी, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी इनके बारे में पूछताछ कर सकती है, इस तरीके से हमें 1929 जेनेवा कन्वेंशन में दिखाई देता है। उसके बाद लास्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 1949 का जेनेवा कन्वेंशन। इसमें बात की जाती है नॉन कॉम्बेटेंट्स के बारे में। अब नॉन कॉम्बेटेंट्स कौन होते हैं, जो कि वॉर में नहीं शामिल थे, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बीमार है, तो ये सारे लोग जो है जो वॉर में शामिल नहीं है उन्हें नॉन कॉम्बेटेंट्स कहा जाता है और इनके बारे में बात की जाती है 1949 फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन में। अब 1949 से हमारे पास ये जो आर्टिकल्स है वो सामने आते हैं। पहला आता है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस जो है उनके पास राइट टू असिस्ट होता है, मतलब जो भी वाउंडेड है उन्हें असिस्ट करने का हक रेड क्रॉस सोसाइटी के पास होता है। फिर आते हैं आर्टिकल 12 से 16 के बारे में। अब 12 से 16 के बारे में ये आता है कि यहाँ पर जो भी नॉन कॉम्बेटेंट है, हमने देखा है कि नॉन कॉम्बेटेंट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, मतलब जो भी बीमार है, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका यहाँ पर मर्डर नहीं किया जा सकता है। उसी के साथ साथ उन्हें यहाँ पर टॉर्चर भी नहीं किया जा सकता है और उसी के साथ साथ यहाँ पर उनके ऊपर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब हम बीमार की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर हम बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर हम उनकी बात कर रहे हैं जो वॉर में शामिल नहीं है, तो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं वो भी तो यहाँ पर वॉर में शामिल नहीं है, क्योंकि प्रिजनर्स ऑफ वॉर अब वॉर का हिस्सा नहीं है। वो बीमार हो सकते हैं और खासकर वो वॉर का हिस्सा नहीं है। इसीलिए 1949 में जो नॉन कॉम्बेटेंट्स बात की गई है उसमें प्रिजनर्स ऑफ वॉर ये भी इंक्लूड होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नॉन कॉम्बेटेंट्स में प्रिजनर्स ऑफ वॉर ये भी इंक्लूड होते हैं। तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है, वो कौन कौन सी है, तो मस्ट नॉट बी टॉर्चर्ड, उन्हें टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए। उसी के साथ साथ वो कौन सी इंफॉर्मेशन देने के लिए बाध्य है, तो सिर्फ उनका नाम, रैंक, डेट ऑफ बर्थ और सीरियल नंबर। आपने अभी हाल ही में पाकिस्तान ने जो अभिनंदन का वीडियो रिलीज किया था उसमें आपने देखा होगा कि जो इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं देना है वो सीधे तरीके से मना कर देते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देना है, ये मैं नहीं दे सकता हूँ। तो बाध्य सिर्फ वो ये जो इन्फॉर्मेशन है यही देने के लिए है। उसी के साथ साथ उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है और उन्हें ह्यूमन कंडीशन में रखना ये बहुत ज़रूरी है, मतलब उनके साथ आप बुरा व्यवहार नहीं कर सकते हो। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक वल्गर वीडियो जो है अभिनंदन का वो रिलीज़ किया था, तो ये भी एक शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ नहीं करना चाहिए प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ, अगर आप उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर डिक्लेयर करते हो तो। उसी के साथ साथ रेड क्रॉस जो है उनके पास ये अधिकार है कि वो जाकर जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर है उनकी पूछताछ कर सकते हैं कि वो किस कंडीशन में है, किस तरीके से है, वो सब वो पूछताछ कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 जो प्रोटोकॉल है वो भी यहाँ पर निकल कर आते हैं। पहला है कि सिविलियंस की सेफ्टी जो है वो यहाँ पर बढ़ा दी जाती है, इंक्रीज कर दी जाती है। उसी के साथ साथ नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी यहाँ पर लाया जाता है और रेड क्रॉस सोसाइटी उनका एक स्पेशल एम्ब्लेम जो है वो यहाँ पर लाया जाता है। तो इस तरीके से 3 प्रोटोकॉल जो है ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
अब जेनेवा कन्वेंशन भारत ने और पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था ये हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। 9/11/1950 को भारत जेनेवा कन्वेंशन ज्वाइन करता है और पाकिस्तान 12/6/1951 को जेनेवा कन्वेंशन ज्वाइन करता है। अब जेनेवा कन्वेंशन अगर ज्वाइन करती है कोई भी कंट्री तो जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक ही उन्हें काम करना पड़ेगा, नहीं तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में उनकी बहुत बुरी हालत होती है। तो यहाँ पर आर्टिकल 2 आता है। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि अगर कोई भी कंट्री स्टेट ऑफ वॉर में है, अब स्टेट ऑफ वॉर किस तरीके से हो सकता है कि अगर किसी भी कंट्री ने किसी और कंट्री के ऊपर किसी भी तरीके का अटैक किया है, भले वो एरियल हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कंट्रीज ने वॉर जो है वो डिक्लेयर नहीं किया हो कि हम वॉर कर रहे हैं, ये डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर किसी तरीके से कोई भी कंट्री अटैक करती है और उसे कोई कंट्री रिटेलिएट भी करती है तो भी वो वॉर कहलाएगा। और स्टेट ऑफ वॉर अगर होता है तो उसमें जो भी सोल्जर्स पकड़ा जाता है उसे प्रिजनर्स ऑफ वॉर घोषित करना ही पड़ेगा। अब देखिए जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि भारत ने एलओसी क्रॉस करके वहां पर जो बम्बार्डिंग की थी, उसके बाद पाकिस्तान जो दावा करता है कि उन्होंने भी रिटेलिएट किया था, तो इस तरीके से यहाँ पर वॉर भले ही डिक्लेयर ना हुआ हो लेकिन टेरिटरीज के बीच में कुछ ना कुछ उथल पुथल तो हुई है, इसलिए स्टेट ऑफ वॉर जो है वो तो यहाँ पर तैयार होता है। इसीलिए अभिनंदन को किसी भी हालत में प्रिजनर्स ऑफ वॉर डिक्लेयर करना ये बाध्य था पाकिस्तान के ऊपर। तो पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाती है कि जो अभिनंदन है वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। अब जब प्रिजनर्स ऑफ वॉर है तो उन पर जेनेवा कन्वेंशन पूरी तरीके से लागू होता है। अब आर्टिकल 4 जो है जेनेवा कन्वेंशन का प्रिजनर्स ऑफ वॉर के बारे में बताता है, मतलब जो कुछ भी हमने प्रिजनर्स ऑफ वॉर के बारे में देखा है कि उन्हें ह्यूमिलिएट नहीं किया जा सकता है, उन्हें इनह्यूमन कंडीशन में नहीं रखा जा सकता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है, तो वो सब कुछ अभिनंदन पर लागू हो रहा था। उसी के साथ साथ आर्टिकल 13 हम देखते हैं तो ह्यूमनली ट्रीटेड ये रहना चाहिए। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि उनकी जो वीडियो रिलीज की गई थी वल्गैरिटी वाली, मतलब वो उसमें जख्मी थे, तो इस तरह की वीडियो आप रिलीज नहीं कर सकते हो। वो एक बहुत बुरी तरीके का वायलेशन था जेनेवा कन्वेंशन का। मतलब पायलट को पब्लिक क्यूरियोसिटी से प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो कि वहां पर पाकिस्तान ने नहीं किया था। मतलब वहां पर जेनेवा कन्वेंशन जो है पूरी तरीके से वायलेट किया गया था। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने जो अभिनंदन को रिलीज किया है, इसके पीछे का राज क्या है, ये कौन सा राज है, किस तरीके से छोड़ दिया उन्होंने, मतलब ये क्या एक बहुत बड़ा पीस जेस्चर था जिस तरीके से बताया जा रहा है, या फिर इन्हें छोड़ना भी, इन्हें रिलीज करना भी पाकिस्तान के लिए बाध्य था। तो अगर हम आर्टिकल 118 देखते हैं जेनेवा कन्वेंशन का, तो उसमें ये कहा जाता है कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर शैल बी रिलीज्ड विदाउट डिले। इसका मतलब है कि जब भी वॉर की सिचुएशन समाप्त होने पर आती है, ख़त्म होने पर आती है या ख़त्म हो जाती है, तो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है उन्हें इमीडिएट बेसिस पर रिलीज कर दिया जाना चाहिए। और आप देख सकते हो कि उसके बाद जो एयर स्ट्राइक्स है वो नहीं हो रहे थे। इसका मतलब है कि वॉर नहीं हो रहा था, इसीलिए पाकिस्तान ने उन्हें इमीडिएट बेसिस पर रिलीज किया। और वो रिलीज नहीं करते थे तो पाकिस्तान की तरफ से जो वॉर है वो ऑन रहता था। लेकिन सिर्फ उन्होंने पीस जेस्चर जो एक बताया हुआ है वो ये है कि पीस जेस्चर मतलब हम वॉर नहीं कर रहे हैं, और वॉर नहीं कर रहे हैं तो अभिनंदन को रिलीज करना ही पड़ेगा। अगर आप रिलीज नहीं कर रहे हो इसका मतलब ये है कि आप वॉर कर रहे हो, आप वॉर पर हो। इसीलिए जब उन्होंने कहा कि हम पीस जेस्चर के हिसाब से उन्हें छोड़ रहे हैं, इसका ये मतलब था कि पाकिस्तान अपनी तरफ से वॉर जो है वो नहीं कर रहा है, वो ख़त्म कर रहा है। और जब वॉर ख़त्म कर रहे हैं तो उन्हें रिलीज़ करना ये बाध्य है, अनिवार्य है। अगर और वहाँ पर 2-3 एयर स्ट्राइक्स या फिर कुछ होता था तो पाकिस्तान वहाँ पर ऑब्लिग नहीं रहता था रिटर्न करने के लिए। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।